नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कुछ मूलभूत फर्क है। एक फर्क तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर लोगों को भरमाने की और धोखा देने की राजनीति करती है। उसकी ऐसा करने के लिए वो मजबूर भी है, क्योंकि वो पार्टी अपने बनावट के समय से और आज तक कुछ लोगों के हितों के लिए बनी है। जाहिर सी बात है, और वोट उसको कॉमन माइंड से लेने हैं, इसलिए उसकी स्ट्रेटजी होती है कि लोगों को भ्रमित रखा जाए और उसके लिए झूठ बोलना और निरर्थक बयानबाजी करना उनकी मजबूरी है। कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। कांग्रेस कोशिश करती है कि जितने वायदे करे उनमें से अधिकांश पूरे हों। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती ही है, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश होती है कि जो वायदे किए जाए उनमें से अधिकांश पूरे किए जाए। और एक काम आजकल कांग्रेस और कर रही है, शायद यही उसकी फिर से सफलता का कारण भी है, कि जो निरर्थक बयानबाजी और लफाजी की राजनीति पे देश को चला दिया था अपने प्रधान सेवक साहब ने, कांग्रेस अब उसको वापस मुद्दों की राजनीति को पे वापस लाना चाहती है। कर्नाटक की जीत भी इसी कड़ी में से एक अगली श्रृंखला है। अब एक बहुत पुराना मुद्दा है और उस मुद्दे पे लगातार काम चल रहा था, वो है कि पुरानी पेंशन की बहाली। पुरानी पेंशन नो डाउट एक नौकरीशुदा लोगों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा था, खासतौर से जो लोग रिटायर हो जाते हैं। और ये कहने मुझे संकोच नहीं कि पेंशन जो हुआ करती थी वो ऐसे भी तमाम परिवार थे जिनके लिए पेंशन आज तो अभी तो खैर वो पेंशन मिल रही है। वो पेंशन वृद्धावस्था में भी उनके पारिवारिक आय का एक मुख्य आधार होती थी, अभी भी है, क्योंकि अभी तो पेंशन लोगों को मिल रही है। बहरहाल इस पेंशन को ख़त्म करने का काम सबसे पहले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। वो ऐसा नहीं है, अमूमन लोग कहते हैं कि बहुत भले आदमी थे, ऐसा नहीं है। भले आदमी तो थे वो, नो डाउट। आज की तारीख में जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी तुलना में बहुत भले थे, लेकिन मूलतः वो भी भाजपा के ही संस्कारित नेता थे, इसलिए पेंशन ख़त्म करने का पाप उन्होंने किया। और ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं कि उस पाप में कांग्रेस भी बराबर की भागीदार रही, और साथ ही साथ उस समय जो क्षेत्रीय नेता या मुख्यमंत्री जो थे, क्षेत्रीय दलों के भी जो नेता थे जो मुख्यमंत्री रहे, वो भी इस पाप में बराबर के भागीदार रहे। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के 10 वर्षीय शासनकाल में कांग्रेस चाहती तो इस पेंशन को बहाल कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और कभी लोगों को पता होगा कि एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि केंद्र के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को राज्यों में तभी लागू किया जाएगा जब राज्य के मुख्यमंत्री उस कानून को अपने यहाँ लागू करें। तो जो पुरानी पेंशन खत्म करने की जो आदेश अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया वो केंद्र सरकार के लिए था। उसको जहाँ जहाँ राज्य सरकारों ने भी लागू किया उस समय वहाँ जो भी मुख्यमंत्री थे वो उसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे, अटल बिहारी नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश में ये काम मुलायम सिंह यादव ने किया। अब समय बीता, लोगों को गलती तो खैर कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, अपनी नहीं मानता है, लेकिन चुनाव एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ लोगों को अपनी वो मजबूरियाँ उनको ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। चुनाव जीतने की मजबूरी जो होती है, कांग्रेस ने इस चीज़ को सबसे पहले भांपा कि ओल्ड पेंशन जो योजना है उसको लागू करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस ने अपने जो जहाँ जिन राज्यों में वो काबिज है, राजस्थान में और वहाँ छत्तीसगढ़ में और हिमाचल में, वहाँ ओल्ड पेंशन लागू भी कर दी, और कर्नाटक में भी लागू करने का वादा किया, कर भी देंगे। और जैसी सूचना आ रही है कि वो मध्य प्रदेश में भी जो आज चुनाव होने वाले हैं उसमें इसको मुद्दा बनाएंगे, और अगला जो आम चुनाव होगा उसमें भी पुरानी पेंशन बहाली एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस की तरफ से होगा। अब आइए पेंशन में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा चीज़ों को समझने में और आसानी होगी। सरकारी नौकरियों में पेंशन की व्यवस्था ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन थी। अंग्रेजों ने बहुत से अच्छे काम भी किए, उनमें से एक ये भी था। इस व्यवस्था को सारी गरीबी और सारी लाचारी के बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने जारी रखा। अदरवाइज वो जिस समय भारत आज़ाद हुआ था और दाने दाने का मोहताज था, उस समय पेंशन को बंद करके नेहरू जी काफ़ी पैसा बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये भी इसके लिए भी मैं एक मज़ेदार आपको दृष्टांत देता हूँ। आप लोग में से तमाम लोग लखनऊ आते होंगे। लखनऊ की चिड़ियाघर चले जाइए, वहाँ एक हवाई जहाज रखा हुआ राजहंस, जिसको आप लोगों ने पुरानी फिल्मों में देखा भी होगा। नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके पास बाहर जाने के लिए कोई हवाई जहाज नहीं था, देश इस कदर दरिद्र था। तो रूस ने अपना एक पुराना हवाई जहाज लीप पोत करके नेहरू जी के लिए भेज दिया। वो बमुश्किल तमाम 6 सीटर एक छोटा सा हवाई जहाज था।
उसका नाम यहाँ राजहंस रख दिया गया। और उसी हवाई जहाज़ से जवाहरलाल नेहरू पूरे जीवन भर चले, शास्त्री जी भी चले और इंदिरा गांधी भी शुरुआती सालों में चली। 70-71 तक उसकी लाइफ ख़त्म हो गई तो उसको लखनऊ के चिड़ियाघर में उसको दान कर दिया गया। वो भी खड़ा है, कोई जाके देख सकता है। जबकि अपने प्रधान सेवक साहब जिस हवाई जहाज़ में चलते हैं वो 8,400 करोड़ रुपए का है और उनकी सुरक्षा पर भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और साथ ही साथ वो जिन गाड़ियों में चलते हैं वो भी गाड़ियाँ भी करोड़ों रुपए की हैं। जवाहरलाल नेहरू उस समय हिंदुस्तान में बड़ी एम्बेसडर में चलते थे। अपने प्रधान सेवक साहब की जो गाड़ियाँ वो बाहर वाली गाड़ियाँ जिनकी कीमत करोड़ों में है। तो जाहिर सी बात है, और काफ़ी कुछ इस तरीके की सुविधा अटल बिहारी ने भी एंजॉय की अपने समय में। तो जाहिर सी बात है कि इस मानसिकता का आदमी जिसमें 8,400 करोड़ रुपए में हवाई जहाज में चलने वाला आदमी जो है वो पेंशन नहीं देगा। और जाहिर सी बात है, पेंशन की सुविधा वही आदमी देगा जो दान के जहाज पे चले। आजकल तो खैर नेहरू जी को गाली देने के चलन है, खैर वो कोई मैटर नहीं करता। अब एक चीज़ हम और बता दें, बात चली है तो बता रहा हूँ। आप लोग आजकल ये मुद्दा बना हुआ है कि सरकार नौकरियां नहीं दे पा रही है। सरकार कहती है कि वो सरकार उसके ऊपर तमाम लीपापोती करती रहती है। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार नौकरियां जान के नहीं दे रही है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण की हिमायती है। ऐसे में वो चाहती है कि, और ऐसा उनकी योजना है, हालांकि वो पूरी नहीं होगी, कि सरकारी जो उपक्रम है और सरकारी जो वो है उसमें कम से कम लोगों को भर्ती किया जाए, ताकि जब बाद में उसको प्राइवेटाइजेशन हो तो जिन बनियों के हाथ में वो चीज़ें जाएं उनको बहुत ही कम लोगों के लिए वेतन भत्ता और सुविधाएं देनी पड़ी। ये सोच है। सरकारी नौकरियां जो नहीं दी जा रही उसके पीछे ये सोच है। ऐसा नहीं नौकरियों की कमी नहीं है, ऐसा है। इस चीज़ को भी दिमाग में रख लेंगे तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी। हालांकि जैसा मैंने कहा, ये चीज़ प्रैक्टिकली संभव नहीं। आप लोगों को याद होगा कि अपने प्रधान सेवक साहब एक बार कंपनियां बेचने पर निकले थे, रोज़ एक न एक कंपनी बिक रही थी। अब उसकी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि जिन लोगों ने वो कंपनियां बनाई थी वो प्रधान सेवक साहब से ज़्यादा चालाक थे या बुद्धिमान या पढ़े लिखे थे। उन्होंने उन कंपनियों में ऐसे तमाम क्लास डाल दिए थे कि उनको बेचना संभव नहीं था। हाँ, बेचने के लिए आप अपना घर बेचने निकल जाए तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन घर भी तभी बिकेगा जब ग्राहक हो और घर बेचने लायक हो। ये दोनों ही चीज़ें अपने यहाँ नहीं थी। और मेरा कहने मतलब कि घर में कोई कानूनी लफड़ा भी ना हो तभी घर बिकेगा, वरना घर तो बेचने कहने से कि हम अपना घर बेचना चाहते हैं, घर नहीं बिकता। ये आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अब मोदी जी आजकल कंपनियां बेचने की गुहार नहीं लगाते, उन्होंने निर्मला सीतारमण गुहार लगाती है। थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन कर दिया वो ठीक है, लेकिन पूरा कंपनियां बेचना संभव ही नहीं। अब बात यहाँ पर पेंशन वाली स्कीम पे मैं वापस आऊँगा। एक चीज़ यहाँ पेंशन की बात चली तो एक चीज़ और बता दूँ, वो भी इस समय जानना ज़रूरी है। प्राइवेटाइजेशन और तमाम चीज़ें जो हल्ला मचा हुआ है वो तो खैर ठीक ही है। और जो पुराना ज़माना था, जो नेहरू जी कांग्रेस का ज़माना था, उसमें मुझे याद है कि ज़्यादातर लोगों को सरकारी नौकरियां मिल जाती थी, पेंशन की भी सुविधा थी और कुल मिला के खस्ताहाली के बावजूद आदमी एक स्थिर और ठीक ठाक जीवन जीता था। अब इस समय जो क्या नाम है स्थिति है जिसमें अपना देश जो है वो विश्वगुरु बन गया है। यहाँ पर न लोगों के पास पैसे हैं न नौकरियाँ हैं, ज़्यादातर लोग संविदा की नौकरियों पर काम कर रहे हैं। और जैसे गुजरात मॉडल जिसका बहुत हल्ला मचता है, तो वो भी काफ़ी कुछ सामने आ गया है कि गुजरात में लोग एट ए टाइम 2-2, 3-3 नौकरियां कर रहे हैं, तो उनका काम चल रहा है। खाली सिर्फ लफाजी वही चल रही है, लेकिन लफाजी से देश लंबा नहीं चलता। इसलिए कांग्रेस फिर से मुद्दों की राजनीति शुरू कर रही है। देखिए कहाँ तक सफल होती है। फिलहाल तो देश जो है वो राम मंदिर के नशे में है, उस नशे को उतरते थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे भी अब राम मंदिर बन चुका है, इसलिए वो नशा धीरे धीरे उतर ही जाएगा। जब आदमी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर वो उस मिली हुई चीज़ से जो लाभ और हानि होती है उसके बारे में विचार करता है। तो वो देखेगा कि राम मंदिर बनना नो डाउट बड़ी अच्छी एक उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उसको बनाने के पीछे जो प्रोसेस चला वो प्रोसेस कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। ये भी कुछ दिन बाद लोग मानेंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।